कहता है ही मेरे पेरेंट्स हैं, आप कहते हो मैं आपकी वाइफ हूँ। और इस जद्दोजहद में आप एक इमोशनल फेज से जाते हो जहाँ आपको बहुत आइसोलेटेड या आउटसाइडर सा फील होता है। देखो, जब ऐसा फील होता है ना तो बहुत सारे इमोशंस इमर्ज होते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ जब मेरा कोई केयर करने वाला नहीं है। मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के आ गई ना, और मुझे बदले में ये मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि इसके पेरेंट्स को छोड़ दे, बट मुझे भी टाइम दे दे एंड सो ऑन। ये थिंकिंग कभी ख़त्म नेवर एंडिंग चलती रहती है, दिमाग में चलती रहती है, दिमाग में चलती रहती है, जब तक कि आपका हस्बैंड आके आपको बैलेंस आउट नहीं कर लेता है। लेकिन जब तक वो आता नहीं है, बैलेंस आउट नहीं करता है, तब तक का ये फेस काफ़ी इमोशनली आपके लिए डिस्टर्बिंग है। आपको हमेशा ये फील देता है कि वो अपनी फैमिली को पहले चूज करता है। तो समझते हैं कि इस पेन का मेन कारण क्या है ना, क्यों होता है ये। तो देखो, थोड़ी देर के लिए एक तराजू को इमेजिन करो। तराजू है जिसमें बीच में नोक है और दो तरफ वेट रखने का स्पेस है। अभी आपका हस्बैंड ये है, बीच का सेंटर है। वो इधर जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो इधर आएगा तो पेरेंट्स को लगेगा कि ये नई जगह चला गया और हमारा ध्यान नहीं दे रहा। अब आप तराजू की गलती बताओ, उसका तो काम है बैलेंस करना। लेकिन अगर एक तरफ से डिमांड, क्रिटिसिज्म या ब्लेम ज़्यादा आएगा कि तू मुझे प्यार नहीं करते है, तू हमें टाइम नहीं देता, तो एनी हाउ वो एक तरफ को बैलेंस करने के लिए झुकेगा ही झुकेगा। इसको थोड़ा आइडियोलॉजिकली सोचना, मतलब ये है एग्जाम्पल लेना। अब मैं आपको आगे रखती हूँ। जब आप कहते हो कि ठीक है ना, मतलब है तराजू, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन उसको बैलेंस करना आना चाहिए। रीज़न यही है कि वो चूज़ क्यों करता है फैमिली, क्योंकि वो पुराने से उनको जानता है, उन पर ज़्यादा ट्रस्ट है। अभी तो आप आए हो और आप पे वो ट्रस्ट नहीं बना, चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है। और जब ट्रस्ट नहीं बनता तो वो चूज़ कर लेता है इनको। वो ये सोचता नहीं है कि यार इसको मेरी ज़रूरत है, और जितनी उसकी समझ है, जितना इमोशनल फ्लक्चुएशन वो आपको दिखा सकता है, जितना इमोशनल सपोर्ट कर सकता है, वो बैलेंस कर लेता है। वेट, ये इंपॉर्टेंट मैसेज सुनना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपकी कोच आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए हर कुछ दिनों में मास्टर क्लास करती हूँ। और ये मास्टर क्लास एक रिकनेक्ट सीरीज़ है जिसमें आपके रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहा है, आपके लिए डिस्कम्फर्ट बना रहा है, या आपके लिए अनहेल्दी बना रहा है, और कुछ भी। लेकिन ये मास्टर क्लास आपको एक रिजल्ट पे लेके जाती है कि आपके रिश्ते में अच्छी बातें हो, हार्मनी हो और बहुत सारा प्यार हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये आपके लिए है। इसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे आने वाली सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो था ना ये इम्पॉर्टेंट। अब ये होता है क्योंकि उनको भी बैलेंस आउट करना नहीं आता। ये होता है कि कई बार हम डिमांड बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि ऐसा नहीं, तुमको ऐसा ही करना, और हम तरीके भी डिमांड करके बताते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ही मुझे लव फील होगा। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको इस बात का ओरिएंटेशन ही नहीं है कि जब मेरी लाइफ में एक नया इंसान आ रहा है जो परमानेंट स्पेस लेगा, तो मुझे अपने इस वाले इंसान को कैसे समझ बना के चलना है। तो ये एक विडंबना है हमारे कल्चर में कि मेल्स को सिखाया नहीं जाता, और फीमेल्स भी बहुत सारी चीज़ें अननोनली सीख के नहीं आती। तो ये क्लैशेस होते ही होते हैं मैक्सिमम, मतलब मैं कहूँगी 95% ऑफ इन लॉज के बीच में और डॉटर इन लॉज के बीच में ये प्रॉब्लम होती है। अब करना क्या होता है इसको? ऐसा तो है, हमें पता है प्रॉब्लम है, आपको बुरा भी लग रहा है, उसके लिए भी उसकी भी बात समझ में आ गई, लेकिन करना क्या है? करना ये है कि आपको इसके लिए अपने हस्बैंड से बहुत आराम से बैठ के, एकदम काम माइंडसेट से, जब आप किसी चीज़ को सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो हमेशा अपने माइंडसेट को एक बार चेक कीजिए कि क्या ये एक्साइटमेंट में या एंगर में या इरिटेशन में बात करने जा रहा है, या ये काम स्टेज में है क्योंकि अब मुझे इसका अल्टीमेट सोल्यूशन निकालना है। तो एक बार चेक करो कि आप किस माइंडसेट से बात करने जा रहे हो, और फिर अपनी बाउंड्री सेट करो। बाउंड्री सेट करो कि देखो, मुझे समझ में आता है कि आपको बैलेंस करना नहीं आता, लेकिन क्या हम इसे सीख सकते हैं? क्या आप जब भी कोई चीज़ का डिसीजन लेते हो तो आप ये पहले समझो कि पार्ट किसका था और किसने क्या किया, फिर आप डिसीजन लो। और अगर उस टाइम मैं भी गलत हूँ तो मुझे बोलो, लेकिन आंख पे पट्टी रख के डिसीजन मत लो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है क्योंकि आप उस घर में बहुत ज़्यादा नहीं रहे, आपको कुछ चीज़ें उससे ज़्यादा बुरी लग सकती हैं।
क्योंकि आप नए आए हो, आपके लिए कल्चर नया है, आपके लिए एनवायरनमेंट नया है, और आपको कुछ चीज़ें अपने कंपैरिजन, जो आपका घर है, आपका कल्चर है, आपका रहने का तरीका है, उससे करोगे तो काफ़ी कुछ अलग दिखेगा। तो थोड़ा इवैल्यूएट कर लेना जब आप अपने हस्बैंड को वो बात बताने आते हो, क्योंकि वो आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं, वो ट्रस्ट इसके लिए नहीं करेगा कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, वो इसके लिए नहीं करेगा कि वो अपने घर वालों को भी जानता है। तो बाउंड्रीज के बाद इवैल्यूएट करो कि ये मुझे बुरा लग रहा है या ये वाकई में बुरा है, ये है ही बात बुरी, या क्योंकि मेरे घर में नहीं और यहाँ पे हो रहा है तो मुझे ही बुरा लग रहा है। और फिर जाके अपनी बात अपने हस्बैंड से कहो तो उसको समझ में आएगी। जब भी आप ब्लेम नहीं करोगे, जो कि तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप ब्लेम से कोई कन्वर्सेशन नहीं करोगे वो हमेशा प्रोडक्टिव होगी। अगर आप ब्लेम नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है, बाउंड्री बनानी है, इवैल्यूएट करना है और ब्लेम नहीं करना है। घर आपका भी है, सिर्फ महसूस करने की बात है। वो पेरेंट्स को चूज नहीं कर रहा है, पेरेंट्स तो उसके साथ ही हैं बचपन से, लेकिन आप दोनों को उनके साथ और आप दोनों को अपने साथ एक केमिस्ट्री को बिल्ड करना है। ये मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। इसको सिर्फ आपको अपने रिलेशनशिप में ट्राई एंड एरर करके देखना है। जो चीज़ आपके रिलेशनशिप के हिसाब से सही चल रही है उसको रेगुलर करना है। जैसे आप देखो कि कई समझदार लोग क्या करते हैं कि शादी से पहले ही एक समझदारी दिखाते हैं कि वो अपना फ्लैट अलग ले लेते हैं, बिल्कुल बराबर में ले लेते हैं, या पेरेंट्स को भी देख लें और खुद भी रह लें। बट कई सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस वैसी नहीं होती, तो हमको जॉइंट में रहना पड़ता है या इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो भी वो आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन सोल्यूशन हर बात का जब निकलता है जब आप अच्छी बाउंड्री सेट कर लेते हैं, जब आप उन बाउंड्रीज को इवैल्यूएट करते हैं, अपने सिचुएशंस को इवैल्यूएट करते हैं टाइम टू टाइम, और विदाउट ब्लेम सोल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं, तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली कम होने लगती हैं। वैसे भी सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो आपके माँ बाप नहीं है, वो उसके माँ बाप हैं। वो अपने माँ बाप से नफरत तो नहीं करेगा, और बल्कि बैलेंस आउट बनाना ये होता है कि वो आपके माँ बाप से भी उतना प्यार नहीं कर सकता जितना वो अपने माँ बाप से करता है, और आप भी उसके माँ बाप से उतना प्यार नहीं कर सकते जितना आप अपने माँ बाप से कर सकती हैं। केयर आप कर सकते हो कि आप समर्पित हो जाएं, आप इतना काम अपने घर पे ना करें जितना आप वहाँ करते थे, मतलब अपने घर पे इतना नहीं करते थे लेकिन आप यहाँ कर रहे हैं। केयर की बात अलग है, लेकिन प्यार एक अलग बात है। आप जितना ट्रस्ट अपनी मदर पे करते हैं उतना ट्रस्ट आप अपनी मदर इन लॉ पे नहीं कर पाएंगे। मेरी ही क्लाइंट ने मुझे बताया कि शादी के अगले दिन उसने अपनी सारी ज्वेलरी अपनी मम्मी को दी, अपनी सास को नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट है। जैसे आप अपनी मदर पे ट्रस्ट करते हैं वैसे ही आपका हस्बैंड भी अपनी मदर, अपने फादर पे ट्रस्ट करता है। ऐसा नहीं था कि उसको डाउट है था कि वो बेच देंगे। इट्स जस्ट द बिलीफ सिस्टम वी कैरी, द बिलीफ सिस्टम वी हैव रिलेटेड टू इन लॉज। बुरे लोग नहीं हैं, हाँ उनका रिश्ते का ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो इमोशनल कनेक्शन भी ज़्यादा है, ट्रस्ट भी ज़्यादा है और कनेक्शन भी ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ नहीं है। लेकिन आप अपनी इनसिक्योरिटी को जब लाओगे तब ये आपको ही परेशान करेगी, आपका ही दिमाग फटेगा, आपका ही कलेजा जलेगा और होगा कुछ नहीं। एक लड़का अपने माँ बाप से दूर हो जाएगा और आपको भी माँ बाप से दूर करने के बाद उसको शांति नहीं मिलेगी। तो अपने रिश्तों में ना समझदारियाँ दिखाइए, इनसिक्योरिटीज़ नहीं।